आप जो अपना कीमती समय निकाल के आए हो उसके लिए आपको बार बार मैं प्रणाम करूँगा, नमस्ते करूँगा, क्योंकि आज के समय में लोगों को मतलब किसी के पास बैठने का समय है ही नहीं। समय तो है, अलग अलग कामों में लगा रखा है या लगे हुए हैं, मजबूरी बना दी उन लोगों की। हम चर्चा शुरू करेंगे, थोड़ा सा इतिहास पे नज़र डालेंगे कि हमारे साथ ये बातें हुई कैसे, क्या हुआ हमारे साथ। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि टोटली धोखा हुआ है। सच्चाई हम लोगों को बताई नहीं जाती, ना सच्चाई हमारे पास पहुँचती है, ना पहुँचाई जाती किसी भी माध्यम से। हम कोरे झूठ में जी रहे हैं। अभी 10-15 मिनट हम लोग जो चर्चा करेंगे तो उससे धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। उस कुदरत ने सबको बुद्धि दी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने विवेक से आप सोचना एक बार। जिन जिन हम टॉपिक पे बात करेंगे धीरे धीरे हम चर्चा शुरू करेंगे एक कहानी से। वो कहानी सच्ची है। जगदीश चंद्र बोस हुए अपने एक वैज्ञानिक, अपने देश में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की थी, एक रिसर्च की थी अपने घर में ही। उन्होंने कुछ पौधों पे 10 गमले में लगाए थे उन्होंने पौधे। कुछ छत के ऊपर रख दिए थे, कुछ छत के आंगन में नीचे रख दिए थे। मतलब उनको अलग अलग रखा था उन्होंने। रिसर्च क्या की कि जो नीचे पौधे रखे थे उन्होंने 5 गमले, उनको वो सुबह उठ के गालियाँ देते थे कि तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम्हारे अंदर कोई खुशबू नहीं है, तुम हरे भरे नहीं हो। ये इस तरीके की गालियाँ देते थे उनको वो, अपने जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस जी। और जो ऊपर रखे हुए थे उनको कहते थे कि आपकी टहनी, आपके फल बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, आप बड़े सुंदर हो, खुशबू अच्छी आती है, आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, जल्दी बढ़ जाओगे, आपके पास आने से बैठने से मेरा मन बड़ा खुश होता है, आप में ये विशेषताएं हैं, आप में वो विशेषताएं हैं। और साथियों उन्होंने क्या किया कि सबको बराबर पानी देते थे, बराबर खाद दिया करते थे। उन्होंने देखा कि 6 महीने में वो जो जिनको गालियां देते थे वो सारे पेड़ सूख गए, मुरझा गए, या उनकी जो ग्रोथ हुई वो बहुत स्लोली हुई, धीरे धीरे हुई। और जो ऊपर रखे हुए थे जिनकी वो प्रशंसा करते थे, जिनकी वो बड़ाई करते थे, वो बड़ी तेजी के साथ फले फूले। ये बात आप भी महसूस करोगे अपने जीवन में कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास आपको जाने से मतलब गिल्टी महसूस होती है, आपको अच्छा नहीं लगता उसके पास जाने से। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके पास आपको आप ऊर्जावान हो जाते हो। तो उनकी वो रिसर्च थी, उनकी जो रिसर्च थी उसमें यह था कि पौधे भी भावनाओं को समझते हैं, ये सांस लेते हैं। वो उनकी पूरी रिसर्च थी, पूरा उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया था। लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ जो बात करने आया हूँ वो ये कि अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया कि आपकी संस्कृति बेकार है, आप नैतिकता वाले नहीं हो, आप निकम्मे हो, आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, आपकी कोई साइंस नहीं है। 250 साल में हमारी 5-7 पीढ़ियां चली गई। मतलब हम कौन थे, क्या थे, हमें मालूम ही नहीं। आज हम उस दौर पे हैं कि मतलब वहां आ गए आज तो धर्म की बात ना करते हुए कि भाई भाई के साथ बैठना पसंद नहीं करता। और ये माता जी बैठी हैं, इन्होंने वो समय देखा है कि जहां पे 5 पीढ़ियां इकट्ठी बैठ के खाना खाया करती थी, अलग नहीं हुआ करते थे। अंग्रेजों ने ये किया हमारे साथ। हम भूल गए कि हम कौन थे, क्या नहीं थे, कहां से आए। आज हम मतलब पढ़ा लिखा किसको मानते हैं, मतलब एजुकेटेड किसको मानते हैं, जो कोई सलाह देने वाला है किसको मानते हैं, ज्यादातर वकीलों को मानते हैं, उनकी सलाह में चलते हैं। और वकीलों का कॉन्सेप्ट पूरा बनाया अंग्रेजों ने, पूरा का पूरा, पूरी पार्लियामेंट जो पूरा सिस्टम है सारा वो अंग्रेजों ने बनाया अपने हिसाब से। अब मैं बात को शुरू करूंगा 1857 से। 1857 की क्रांति हुई, देश में बहुत विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हमारे देश में पढ़ाया जाता है। लेकिन साथियों जो हम पढ़ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, उसमें ये निकल के आया है कि एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से, कुछ इंग्लैंड से दस्तावेज निकलवाए हैं, कुछ क्या 50,000 से ज़्यादा निकल के आए हैं वहाँ से। उसमें सच्चाई कुछ और निकल के आती है। श्री राजीव दीक्षित जी हुए हैं, उन्होंने बहुत
बारीकी से इस पे चर्चा की है। ये चर्चा थोड़ी सी उससे आगे की है कि 1857 में जो वो विद्रोह हुआ था वो इसलिए हुआ था कि 100 साल पहले अंग्रेज आ चुके थे। 100 के लगभग काफी साल हो चुके थे उनके आए हुए, लगभग 1757 में 16वीं शताब्दी में 1770 हाँ बंगाल का वो सरकार बनाई। उन्होंने सरकार बना ली थी अपनी। लेकिन क्या हुआ, जो सबसे बड़ी घटना हुई 1857 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जब देश में दोबारा कब्जा हुआ अंग्रेजों का, ये बात आपको इतिहास में सुनने को मिली होगी कि उस वक्त 1857 की क्रांति में अपना देश आजाद हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, सारे अंग्रेजों को मार के भगा दिया था। अब हुआ क्या कि जब अंग्रेज यहां से चले गए, उन्होंने यहां जिनके साथ दोस्ती थी, उनकी मित्रता थी कुछ राजाओं के साथ, उनको चिट्ठियां लिखी, लेटर लिखे कि भाई हम दोबारा वापस आना चाहते हैं, आप लोग हमारा कितना साथ दोगे। वो चिट्ठियां हैं हमारे पास आज, हम दिखा सकते हैं उनको। वो उस समय की लैंग्वेज में है, अंग्रेजी में है ज्यादातर, तो खानदानों का नाम है उसमें जिन जिन राजघरानों ने भारत के साथ गद्दारी की, और अंग्रेजों को चिट्ठी में बेकायदा लिखा है कि हम आपको 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे, अपनी पूरी सेना देंगे, ये जो क्रांतिकारी देश में है इन्होंने ये हमें भी परेशान कर रहे हैं, आप देश में आओ और अपनी सत्ता दोबारा से बनाओ, हम आपका साथ देंगे फिर पूरा। तो वो दोबारा आए, भारत के राजाओं ने, कुछ राजाओं ने उनका साथ दिया और भारत फिर से गुलाम हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया कि हम आपको ये देश 100 साल के ठेके पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। भारत को अंग्रेजों ने 1857 में लीज पे दिया। किसको? अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार खत्म हो गई 1857 में, फिर चली इंग्लैंड की संसद की सरकार। अब जब संसद की सरकार चली तो देश में फिर से लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। उन्होंने आईबी बनाई, अपना ये इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1861 का, आपको बार बार पढ़ने को या देखने को मिलता है, जनता सरकार मोर्चा के साथी बार बार बोलते रहते हैं। आईपीसी बनाई 1872 में, इंडियन पिनल कोड बनाया, मतलब वो जुडिशरी का पूरा सिस्टम अंग्रेजों ने यहाँ पे रच दिया। और भारत को 1000 साल तक गुलाम करने के लिए यहाँ पे 34,735 कानून बनाए। टैक्स का एक कानून, एग्जैक्ट का अलग, और जितने भी आप ये कानून देखते हैं, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सारे के सारे, इनका अलग सिद्धांत था पूरा भारत को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अब 1876 में आईबी ने रिपोर्ट दी अंग्रेजों को कि भारत में लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। विपिन चंद्र पॉल की उम्र उस टाइम 18 वर्ष थी, 17-18 वर्ष रही होगी। वो उस कमेटी के जो संगठन बना था 1876 में, उसके सदस्य थे कि भाई भारत में फिर दोबारा संगठन बन रहा है और 1857 की क्रांति फिर से भारत में होगी और अंग्रेजों को मार के यहां से भगाएंगे, ऐसी योजना भारत के लोग कर रहे हैं। ये पूरा विस्तार उन्होंने बताया था। तो अंग्रेजों ने फिर सिस्टम बनाया देश में कि भाई हम वहां से पार्लियामेंट से, अंग्रेजों की पार्लियामेंट से एमपी एमएलए या जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, डीएसपी है, एसपी है या एसएचओ है, हम कब तक चुन के लेके आते रहेंगे उनको? यहाँ पे कोठी भी देनी, बंगले भी देने, 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड उनको देने हैं, हम ये काम कब तक करते रहेंगे? तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की 1884 में। कांग्रेस की स्थापना 1884 में अंग्रेजों ने की और 1890 में भारत में इलेक्शन होना शुरू हुआ। उससे पहले भारत में इलेक्शन नहीं होता था। वोट डालने का अधिकार दिया राजाओं को जो उनके साथ थे, और जो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे उनको वोट डालने का अधिकार दिया। जो राजा के चंगू मंगू थे उनको वोट डालने का अधिकार दिया है। फिर क्या हुआ मेरे देश के लोगों कि एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ती थी, खड़ी होती थी, जैसे आज बीजेपी, कांग्रेस, सपा दल, इनेलो और ये सारी पार्टियां हैं ना, ऐसे ही एक तरफ कांग्रेस के एमपी एमएलए खड़े हुआ करते थे और एक तरफ अंग्रेजों के एमपी एमएलए खड़े हुआ करते थे, जिसके एमपी एमएलए बनते थे। अब जब राजाओं की मित्रता अंग्रेजों के साथ थी तो वो अंग्रेजों को ही वोट करेंगे, वो भारत के लोगों को क्यों वोट करेंगे? अगर वो भारत के लोगों को वोट करते तो वो अपनी व्यवस्था बनाते। धीरे धीरे ये व्यवस्था चलती रही, आगे बढ़ते रहे। आप गूगल पे सर्च करना, मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो मैं बोल रहा हूं, भाई मेरी बात में अगर आपको कहीं त्रुटि लगे आप नोट डाउन कर लेना और गूगल पे सर्च करना। स्वराज पार्टी भारत में बनी
लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, इन लोगों ने वो पार्टी मिलकर बनाई कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। ये जो पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट का सिस्टम है ना, ये प्रस्ताव कांग्रेस ने रखा था। कांग्रेस को बताने वाले कौन थे? अंग्रेज लोग थे। ये सिस्टम धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में। अब आप एक बात पे ध्यान देना, 1928 में मेयर बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो इलेक्शन लड़े थे और उस वक्त जेल में थे। मतलब वोटिंग का सिस्टम चलता था यहां पे पूरा का पूरा। 1939 में इलेक्शन हुए जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक तरफ अंग्रेज एमपी एमएलए खड़े कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के एमपी एमएलए खड़े हुए हैं, मतलब भारत के लोग। इस बीच में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, अजीमुल्ला, ये सब आते गए। मेरे मन में ये बचपन से था, मेरे मन में प्रश्न कि भाई भगत सिंह तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त हमारे देश के बड़े नेता या कांग्रेस पार्टी और देश के लोग कहां थे? इनके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? ये मेरे मन में था, आप लोगों के भी जरूर होगा। तो अब ये जब पढ़ना शुरू किया तो तब निकल के आया, राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब फांसी हुई थी, उस पे जो धाराएं लगाई गई थी 121A, आप गूगल पे सर्च करना, भारतीय दंड संहिता। 121A का मतलब है भारतीय दंड संहिता के अनुसार कि जो भारत के खिलाफ युद्ध करेगा या भारत के सम्राट के खिलाफ युद्ध करेगा, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करेगा, उस पे वो देशद्रोह का मुकदमा चलता था। उसमें आपको 10 साल की कारावास और जुर्माना और आपको फांसी भी हो सकती थी। मेरे राम प्रसाद बिस्मिल जी को भारतीय दंड संहिता के अनुसार 121 के अनुसार 121A के अनुसार फांसी हुई है। उस वक्त मेरे देश के लोग डूब के क्यों नहीं मर गए? अरे भारत, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भारतीय दंड संहिता बनाई किसने? उसको चला कौन रहा है? सोचने की और समझने की बात यह थी कि भारतीय दंड संहिता बना के रख दी। अब उसको चला कौन रहा है? सरकार। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, सरकार चला रही है। किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब 1939-40 के आसपास 42 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इनके साथ समझौता हुआ कि हम भारत को पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट दे देंगे, कुछ आजादी दे देंगे। 1946 में साथियों बेकायदा इलेक्शन हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हार गई। विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में बंद हो गया, लेकिन भारत को आजादी नहीं दी। अंग्रेजों ने अपनी बात से मुकर गए। ऐसा ही पहले विश्व युद्ध में बोला था, ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध में बोला था कि हमारे ऊपर संकट है, आप हमारी मदद करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साफ मुकर गए थे कि हम आपको मार के भगाएंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या मजबूरी थी कि देश में उसको सेना नहीं मिली, विदेश में जाके सेना बनानी पड़ी। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद रुपया। वो हमारे सिसोदिया जी उस पर सेशन लेंगे कि वो क्यों बनाना पड़ा, कैसे बनाना पड़ा। असली आजादी तो वो थी जो वो आ जाती तो इन्होंने पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट ले लिया। मेरा जो उद्देश्य है ये समझाने का कि सरकार ने प्रताड़ित किया है। एक शब्द सरकार 1857 से चली आ रही है ये सरकार, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। तो अगर जो पूरा निकाल के देखें तो 1757 से चली आ रही है सरकार सरकार सरकार। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सरकार शब्द से डरते थे कि वो सरकार कुछ भी कर देती है। अब मैं बचपन में डरता था कि कोई कह देता था कि जहाज आ गया, छुप के बच्चे अंदर बढ़ जाते थे, डर जाते थे। आज भी यही चीज है। वो क्यों डरते थे? जब असहयोग आंदोलन देश में चला हुआ था, अंग्रेजों ने यह फरमान जारी किया था कि जहां पे आपको भीड़ दिखाई दे वहां पे बम गिरा दो, गोलियां चला दो। देश में ऐसी दहशत चली हुई थी। जलियांवाला बाग तो एक कांड था, उससे 4-5 दिन पहले जो वो पाकिस्तान के एरिया में, लाहौर का एरिया में आता है, वो वहां पे अंग्रेजों ने जहाज में बैठ के तोप गोले चलाए थे और लोगों को गोलियां मारी थी। ये रिकॉर्डेड बातें हैं सारी। मतलब ये स्कूल की किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, ये निकलवानी पड़ेंगी, आपको खोजनी पड़ेंगी। ये सच छुपाया गया हमसे कि मेरे देश के लोगों को इतना डराया हुआ था। मतलब जहाज से डरने की क्या बात हो गई भाई? डरना ही नहीं चाहिए था। वो इसलिए डरते थे कि गोलियां मारते थे वो जहाज से सीधी।
जहां भीड़ इकट्ठी दिखी गोलियां चला दी, बम गिर दिए। तो जब 1946 में इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हार गई, अब कांग्रेस की एमपी एमएलए जीत गई, तो फिर उन्होंने समझौता किया, पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट आज भी भारत के एयर क्राइम में वो रखा हुआ है, जहां पे उनकी वो डॉक्यूमेंट्री रखने का पूरा सिस्टम है कि अब आप संभालो इस देश को 5 साल के लिए। फिर उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन चलते रहे देश में। जहां पे माउंटबेटन बैठा था 14 अगस्त 1947 को, वहीं पे बैठा नेहरू, और आज वहीं पे बैठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ चेहरे बदले, कानून एक भी नहीं बदला, एक भी कानून नहीं बदला। जब व्यवस्था ही नहीं बदली, वह व्यवस्था लूट की है। 47 से पहले 34,735 कानून अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, इस देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इसको गरीब भिखारी बनाने के लिए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मान्यताएं बर्बाद करने के लिए। तो वो क्यों नहीं बदले फिर अब तक? अगर वही कानून आज चलेंगे, चाहे आप किसी को भी बिठा दो वहां पे, वो वही काम करेगा जो अंग्रेज करते थे। ये प्रशिक्षण करके देख लिए या प्रयोग करके देख लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को बिठा के देख लिया, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत होगी, क्योंकि वो भारत के सिद्धांत से चलते थे। राजीव गांधी को बिठा के देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी को बिठा के देख लिया, मोरारजी देसाई को बिठा के देख लिया, उसी सिस्टम पे जहां पे माउंटबेटन बैठा था। तो किसी को भी बिठाओगे साथियों, ये सिस्टम लूट का तंत्र है, लूट ही करेगा। और आपको ये चीजें देखने में मिल रही होंगी कि भाई उस नेता ने स्विस बैंक में इतना अकाउंट भर लिया, उसने इतना भर लिया, उसने इतना भर लिया। मतलब देश गरीबी की तरफ एक खड्डे में गिरता हुआ चला जा रहा है। किसके दम पे? सरकार के दम पे। वो जो मैं बात कह रहा था ना कि मेरे दिल में ये था बचपन से कि बड़े नेताओं ने उनका अपना चंद्रशेखर आजाद का या भगत सिंह जी का साथ क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि सरकार का आदमी आज सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, उसको नौकरी का डर है। यही हो रहा। और उस टाइम भी कोई भी, ये चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस पार्टी का हो या किसी संगठन का बड़ा नेता हो, वो बोलता नहीं था, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं मुझे कांग्रेस से निकाल ना दे, कहीं मुझे इस पद से निकाल ना दे। आज वो ही डर है। नहीं तो भाई जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में आदेश ही तो किया था कि आप इनको गोलियां मारो। गोलियां मारने वाले तो मेरे देश के लोग थे, वो जो पुलिस की नौकरी करते थे। आज भी यही है, कोई भी आप धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करोगे तो देखो नहीं गोलियां मारते हैं क्या? मतलब उनका जमीर मर चुका है, वो आज भी अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसा कि वो नेता हमारा काम कर रहा है। आपके शहर में, गांव में कोई समस्या का समाधान अगर हुआ हो तो बता दो, समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? तो फिर वो कौन सा भारत है इतना गौरवशाली, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, उसके बारे में क्या जानते हैं फिर हम? जैसे वो अभी एक कहानी से शुरू किया था हमने कि 200, 250, 300 सालों से हमें प्रताड़ित ही किया जा रहा है कि तुम कौन हो, कहां से आए। कोई कहता है तुम शूद्र हो, कोई कहता है तुम ब्राह्मण हो, कोई कहता है तुम फलाने धर्म के हो, कोई कहता है तुम फलाने धर्म के। भाई हम सब इंसान हैं, इंसानी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान की मदद करेगा वही सबसे बड़ा धर्म हो गया। तो मैं यहीं अपने इस छोटे से वक्तव्य को आप सबके सामने विराम कर रहा हूं। तो मैं आगे